डीएनए एक तरह का एक मॉलिक्यूल है जो हमारे ल्यूकोसाइट्स में पाया जाता है और ये हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी या वैयक्तिकता निकालना चाहते हैं तो वो डीएनए के माध्यम से ही निकलता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनंदा ढेंगी। मैं कंसल्टिंग फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ और विगत 33 वर्षों से छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। देखिए, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में सर्वाधिक जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं डीएनए का, स्पेशली रेप केसेस में, जहाँ पे एक्यूज इसके साथ में कनेक्टिविटी हम एस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई मिसिंग पर्सन है या कोई म्यूटिलेटेड बॉडी मिली है या स्केलेटन मिला है तो उसके आइडेंटिफिकेशन में भी हम डीएनए का उपयोग करते हैं। इसके अलावा आपकी सीन ऑफ क्राइम से संबद्धता भी एस्टेब्लिश करने के लिए हम डीएनए एनालिसिस करते हैं। और आज की डेट में डीएनए एनालिसिस जो है क्राइम इन्वेस्टिगेशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। पर मैं फिर भी कहूँगी कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो चेन ऑफ कस्टडी है वो प्रॉपर हो। अभी ये देखा गया है कि डीएनए की रिपोर्ट्स पॉजिटिव होने के बाद भी एक्विटल हुए हैं केसेस, और उनका कारण है कि जो एग्जिबिट है, जो कलेक्ट किया गया है, जो कोई स्वैब है अगर या कोई चीज़ है, तो उसकी जो कस्टडी है वो प्रॉपर नहीं थी। क्या उसमें छेड़छाड़ हो सकती है? छेड़छाड़ नहीं, उनका जो चेन ऑफ कस्टडी, अगर मान लीजिए कि पीएम हाउस से, पोस्टमार्टम हाउस से आपको जेनेटिक कोई वो मिल रहा है, वेजाइनल स्वैब मिल रहा है, उसके बाद वो हैंडओवर किसको हुआ, क्या वो माल खाने में था या पुलिस कस्टडी में था, वो एफएसएल कब भेजा गया, अगर ये चीज़ क्लियर ना हो या उनकी लॉगिंग क्लियर ना हो तो उसके ऊपर डाउट खड़े हो सकते हैं। डीएनए पे बेस तो देखिए बहुत सारे केस हैं जिन पे मतलब लास्ट तक की वो चीज़ें बनी रहीं। मुझे अचानक से ऐसा बहुत कोई ऐसा रिमार्केबल अभी केस तो याद नहीं आ रहा है, पर इतना मैं जानती हूँ कि बहुत से हमारे ऐसे केसेस रहे हैं जिनमें जो डीएनए एनालिसिस जो है उसके ऊपर जो भी कन्विक्शन हुआ या एक्विटल हुआ, जो भी हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट तक के मेंटेन रहा। जी हाँ, देखिए, डीएनए का उपयोग जो है सिर्फ क्राइम इन्वेस्टिगेशन का ही हो ऐसा नहीं है। सिविल के मैटर्स भी होते हैं, या डिस्प्यूटेड पैटर्निटी यानी मातृत्व या पितृत्व का निर्धारण करना हो तब भी डीएनए का उपयोग किया जाता है। उसमें एनालिसिस की जाती है, आपके जेनेटिक मतलब जो हेरिटेज होता है या फैमिली ट्री होता है उसको डिसाइड करने में। और कई बार ये होता है कि मान लीजिए कोई बहुत सालों से आकर, मान लीजिए कोई हरियाणा से आके यहाँ बस गया हो और हमको उसकी वंशावली मतलब एंसेस्ट्री अगर हमको डिसाइड करनी हो तब भी हम डीएनए का उपयोग कर सकते हैं कि उसकी है मतलब कहाँ तक की उसकी वंशावली फैली हुई है। तो ये प्रॉपर्टी मैटर्स में भी काफ़ी रोल अदा करते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन में। जी हाँ, देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डीएनए है वो हमारा जेनेटिक कैरियर है, मतलब वो एक आपका वो बताता है कि आप में आपके अंदर विशेषता क्या है। तो ये हमेशा जो रहते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और इसमें एक बात मैं ये और भी कहना चाहूँगी कि जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी हम अचानक से कोई घटना होती है तो हम फिर डीएनए की तरफ दौड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हमें आवश्यक कर देना चाहिए कि जो भी पासपोर्ट बनाने वाला व्यक्ति है वो अपने बायोमेट्रिक के साथ अपनी प्रोफाइल भी, डीएनए प्रोफाइल भी जनरेट करा के उसको अटैच कर दे। तो उससे आगे आने वाली जो घटनाएं हैं ना, उनमें ये सब समस्याएं दूर होंगी। या फिर इंश्योरेंस कंपनियों को चाहिए जो इंश्योर्ड करती हैं कि कम से कम वो व्यक्ति का डीएनए एनालिसिस करा के उसकी प्रोफाइल जो है अटैच करवा दें। देखिए, सबसे ज़्यादा तो जो अभी चैलेंजेस बढ़े हैं या जिनका उपयोग हो रहा है वो है मोबाइल। मोबाइल एक ऐसा माध्यम बन गया है जो क्राइम की प्रिपरेशन में भी काम आता है। एक्यूज और विक्टिम की कौन सी स्थान, मतलब वो कौन सी किस जगह पे थे, लोकेशन बताने के भी काम आता है। दूसरी चीज़, मैक्सिमम अभी मैं जो देख रही हूँ कि जो सारा कुछ ताना बुना बुन रहा है वो व्हाट्सएप मैसेज में, इंस्टा में, या फिर जो सोशल मीडिया है उनमें, तो इसमें मोबाइल का सबसे बड़ा रोल हो गया है। और अब जो एक्यूज हैं वो भी काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, वो अपना मोबाइल रख के जाते हैं। देखिएगा, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि जहां वो मोबाइल घटनास्थल पर लेके नहीं गए ताकि उनकी लोकेशन नहीं जानी जा सके। पर उसके अलावा वो उसके पूर्व में किससे बात करते रहे हैं, अगर उनका कॉल डिटेल या कॉल लॉग आपको मिल जाता है तो हम आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जी हाँ, देखिए, वॉइस रिकॉर्डिंग का बहुत इन दिनों इम्पॉर्टेंस बढ़ गया है कि वॉइस रिकॉर्डिंग का आप एनालिसिस करके आप एक्यूज या विक्टिम से उसको कोरिलेट कर सकते हैं। और अब तो बहुत सारे जो नई हमारी संहिता है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, उसमें इन्होंने काफ़ी सारा एक वो दे दिया है कि आप किस किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे। इवन आप जो
अगर रूटीन में भी आप कोई रिकॉर्ड करते हैं तो पहले तो ये था कि ये किसी की प्राइवेसी का हनन नहीं होना है, पर ऐसी बात नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसको प्रॉपर वे में अगर सर्टिफिकेशन करके साथ आप कोर्ट के सामने लाते हैं या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के सामने लाते हैं तो वो एडमिसिबल पार्ट होता है और उनके सहायता से किसी भी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ा जा सकता है। मैडम, लाइफ टाइम में अगर कोई प्रीवियसली रिकॉर्डेड वॉइस है, खासकर जैसे कई बार ये होता है कि आप किसी फंक्शन के वह हैं, मतलब उसमें हिस्सा ले रहे हैं, कोई फैमिली फंक्शन है जहाँ पे आप गाना गा रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो वो पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी उपयोग की जा सकती हैं इस पर मिलान के लिए। देखिए, जांच के लिए तो चैलेंजेस तो हैं, क्योंकि जो हम बात करते हैं अगर 4 बोन भी मिली है तो अमूमन जो डीएनए एक्सट्रैक्ट करने में जो टाइम लगता है एडल्ट का, वो 3 दिन का समय लगता है। तो जो 4 बोन रहती हैं वो आसानी से डीएनए देती नहीं, मतलब निकालना मुश्किल होता है। तो ये एक चैलेंज तो है। ऐसी अवस्था में उनके पार्ट्स को सुरक्षित रेफ्रिजरेटेड करके भी रखा जा सकता है कि इसको फर्दर किस तरीके से उनका डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। जी, डीएनए को लेके मैं यही कहना चाहूँगी कि डीएनए एक ऐसा इन्वेस्टिगेटिव टूल है कि जिसका अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके लिए वरदान है। पर सिर्फ डीएनए पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाना प्रॉपर नहीं होता है, बल्कि अगर किसी क्राइम की मैं बात करती हूँ तो उसके जो अन्य पैरामीटर भी होते हैं या अन्य फिजिकल एविडेंसेस भी होते हैं वो आपस में कोरिलेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि डीएनए की कोई रिपोर्ट आपको मिल गई तो सोल उसके आधार पर कन्विक्शन हो जाएगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी है हमें कि जो बाकी जो प्रोसीजर और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी प्रॉपर होने चाहिए। जी हाँ, रेप के केसेस में भी देखिए, जो जिसके साथ रेप हुआ है, जो विक्टिम है, उसका वैजाइनल स्वैब लिया जाता है, वो उसकी मिलान जो किया जाता है, जो आपके सस्पेक्टेड हैं उनके ब्लड सैंपल से एक्सट्रैक्ट करके उनका मिलान किया जाता है। तो वहाँ भी संभव होता है ये। देखिए, डीएनए जो पहले एग्जामिनेशन होते थे या एनालिसिस होती थी, उनकी तुलना में आज जो डीएनए एनालिसिस होता है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है और टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी आ गई है। अब तो आपने देखा होगा एक केस में यहाँ पे टच डीएनए के ऊपर भी, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी को टच कर रहा है तो वो जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसके ऊपर भी एनालिसिस होने लग गई है। मतलब इतनी सेंसिटिव टेस्ट हैं या मार्कर्स को इतने आसानी से टेस्ट किया जाता है कि अब डीएनए में वो बात नहीं है। मतलब पहले जो था वो प्रोसीजर काफ़ी, उसमें कंटामिनेशन वाली समस्याएं होती थी, अब इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में जो डीएनए है वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी का है, जल्दी होने वाला है और इसके अतिरिक्त ये हर स्टेट में होने लगा है। पहले तो ये था कि डीएनए के लिए हमको बाहर भेजना पड़ता था, पर अब हमारे यहाँ स्टेट एफएसएल में होने लगा है और शायद अब ऐसा भी होगा कि रीजनल लेबॉर्ट्रीज में भी होने लगेगा। तो जो टाइम के कारण जो हम कंटामिनेशन का वो करते थे कि कंटामिनेटेड हो रहा है, वो अब हमारी संभावनाएं कम होने लगी।